माइक्रो मैनेजर्स जो होते हैं दे आर नॉट लीडर्स, वो मैनेजर होते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज को कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि एक बार ये काम शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ रिसोर्सेज को प्लान करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। एंड ऑफ द मंथ जब उनको पता लगता है कि अभी बैंक अकाउंट नील होने वाला है, आगे पैसा चाहिए हमें, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एजुकेशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर जैसे मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल दिया था, अब उसकी पूरी कम्युनिटी में, पूरे गांव में हो सकता है वो अकेली लड़की हो जो घर से बाहर गई हो, इनडायरेक्टली उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, चेंज इज इम्पोर्टेंट। कोई अगर नॉन प्रॉफिट शुरू करना चाहता है, क्या कोर वैल्यूज होने चाहिए उसके अंदर? रेजिलियंस बहुत इम्पोर्टेंट। और दूसरा पेशेंस। एवरीथिंग यू कैन नॉट turn around in one day. Don't fall in love with the idea, fall in love with the problem, then you will find the solution. So how do you apply for all the grants and funding which government provides, either state government or the central government? And what sort of fundings have you applied and what was the success rate? I'm facing challenges with respect to raising funds from government. We have mostly applied for grants to international funders, CSRs, institutions and trusts and foundations, right? क्योंकि हमारे पास FCR है, so we are able to apply these international funding also. Success rate का आपने जो सवाल किया वो बहुत easy नहीं है. It is not always कि आपको हमेशा फंड मिल ही जाता. Percentage of success is very low. और एक बार जब आपका relationship build हो जाए, then it doesn't take long time. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. As a founder, you will relate with me. Whenever you plan on starting something, a venture or a business, there are a lot of problems. And ये वो प्रॉब्लम्स होती है जो आपको कभी कभी स्टॉप कर देती है, जो आपको कभी कभी ये सोचने में मजबूर कर देती है वेदर यू शुड कंटिन्यू या स्किप करके कुछ और कर लेते हैं, लाइक इजी रूट ले लेते हैं। बट वैसा नहीं होना चाहिए। एज अ फाउंडर आपको ये समझना होगा कि दीज प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट? एंड इन्हीं जर्नीज को हम डिस्कस करने के लिए वी आर गोइंग लाइव विद डोंट गिव अप सीरीज, वेयर आई एम इन्वाइटिंग 11 फाउंडर्स ऑफ 11 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिनके साथ बिजनेस रिलेटेड, वेंचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और कैसे उन प्रॉब्लम्स के बाहर जाके उनको सॉल्व किया, एक अच्छा सक्सेसफुल वेंचर बनाया एंड वो वेंचर्स मार्केट में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसी का हम फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं अनामिका श्रीवास्तव के साथ। शी इज फाउंडर एंड CEO ऑफ डेवलपमेंट कंसोर्टियम। एक NGO है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं एंड इन प्रॉब्लम्स को कैसे उन्होंने हैंडल किया, कैसे उन्होंने इसके अराउंड एक वेंचर खड़ा किया एंड कैसे उन्होंने लाइव्स को इम्पैक्ट किया, वो सारा हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो मैम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डोंट गिव अप सीरीज बाय ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट विद सुधांशु। कैसे हैं आप? बढ़िया, and thank you for inviting me for the first one. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट। फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल होता है। हमारी आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा था फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, Right. एंड स्पेशली For me too. एग्जैक्टली आपका तो फर्स्ट एपिसोड ही है, फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था क्योंकि सिंस यू आर रनिंग एन NGO एंड NGO इज नॉट अबाउट बिजनेस, प्योरली नॉट अबाउट बिजनेस। NGO में आप सोशल चेंज के लिए काम करते हो एंड जब भी हम सोशल चेंज के लिए काम करते हैं हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम्स भी हैं, कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स कभी कभी इस लेवल पे बढ़ जाती है, मे बी इनिशियल स्टेज भी हम कह सकते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स भी कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि हमें लगता है यार लेट्स गिव अप, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है? उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना, और आपने NGO ही क्यों शुरू किया? That's a very good question. So अब मैं ये कहूँगी कि NGO, I'll correct the word, I'll not call it as an NGO, I'll call it as non-profit. ओके, नाम से ही समझ जाना चाहिए कि it's a non-profit. A non-profit है तो it is always about social impact, social change and how you want to bring, क्या आप बदलना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप अपने आसपास देखते हैं। हम लोग हर रोज़ अपने आसपास प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी मेड है, वो हो सकता है घर में पिट के आई हो सकता है हमारे ड्राइवर के साथ कोई दारू पी के उसने कुछ लफड़ा किया हो एंड ऑल दोस थिंग्स, मगर हम देखते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो भी वही जो देखते हैं वही सीखते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं कम्युनिटीज़ में, इन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा इसलिए हमें पता चलता है तो हम लोग बात करते हैं।
अदरवाइज अगर आप देखो अर्बन सेटिंग में भी बहुत बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं विच वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो हम समझ नहीं पाते हैं। चाहे वो आप HIV ले लो, चाहे आप एजुकेशन को ले लो, चाहे आप हेल्थ को ले लो, कोई भी उस चीज एनीमिया जैसी छोटी चीज को आप सोचते हो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, हीमोग्लोबिन इतना है तो, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके बच्चों पे, वो कितना इम्पोर्टेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको शायद ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को बदल सकते हो। काश मैं थोड़ा सा अपनी मेड की जो अब्यूजिव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसको बदल पाती। वो घंटे बजाओ एक अभियान चला था ना, रिंग द बेल, कितने लोगों ने सपोर्ट किया उसमें। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, कैंपेन की तरह आप मत देखो, एक मूवमेंट की तरह देखते हैं कि आप क्या तो आया और चला गया, कैंपेन आया चल गया, ये मूवमेंट की तरह देखना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिल के एक बदलाव ला सकते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। एंड बहुत बार तो जैसे आपने एग्जांपल्स लिए कि मेड की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे हाउस हेल्प्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लोगों की है, बहुत बार ये इग्नोर हो जाता है। बहुत इग्नोर होता है। मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने इन चीज़ों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, और जब आपको लगा कि अब इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है? ऐसे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स थे, बट मेरे हिसाब से एक बार ऐसा आया कि जब मुझे अपनी लाइफ में काम में, जॉब में ब्रेक लेना पड़ा। अच्छा। और जब आप ब्रेक लेते हो ना, ऐसा लगता है खाली दिमाग में क्या करें, मतलब लोग तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है, बट मैंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया टू योर पॉइंट ऑफ डोंट गिव अप, कि अभी जॉब से मैंने ब्रेक लिया है बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस, तो मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसी पे काम किया जाए। मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके सामने एक हरिजन बस्ती है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, मतलब पहले मैं कोशिश करती थी कि उनको किसी तरह बेनिफिट दे, पढ़ा दे, स्कूल भेजें। कोई आता था घर पे डिलीवरी देने तो भी हम कहते थे तुम स्कूल क्यों नहीं गई आज, मैं स्कूल जाती ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत काम करने की आवश्यकता है, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। बट जब स्टार्ट करो और जब एक्चुअली एक्सिक्यूट करो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है टाइम का, और वो टाइम जो होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है। दैट इज़ द टाइम मैं कहूँगी डोंट गिव अप। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उस टाइम पे? प्रॉब्लम्स तो मतलब घर से स्टार्ट होती है, एज यू सेड, कि घर में ही लोग पहले कहते हैं इसमें क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा, घर में कौन सी इनकम आ रही है। मैंने ठीक है नौकरी तो मैं करती रहूँगी, बिकॉज आप एट द एंड ऑफ द डे आपको भी तो अपने बिल्स पे करने हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन देखनी है, दुनिया भर के खर्चे हैं, ठीक है। तो तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी भी करती रहूँगी और ये भी करूँगी, साथ साथ चलाएंगे। तो हम, क्योंकि इसको बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है, और ये आज के ज़माने में अगर आप, मैंने ये आई स्टार्टेड इन 2006, 19 years बैक, तो इट हैज़ बिकम एन एडल्ट। सो उस टाइम के ज़माने में और आज की डेट में स्टार्ट करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज के दिन में एवरीबडी इज सो इन्फॉर्म, कितना सबके पास ज्ञान है, सबके पास जानकारी है, सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, बट उस टाइम कोई भी नहीं था बताने के लिए। इट वॉज़ वेरी टफ स्टार्टिंग फ्रॉम होम। तो घर से फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं जॉब करूँगी, जॉब भी स्टार्ट करी, ये भी स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया, बट एक साथ बुलाने में लोगों को बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत। मेरे जैसे सोच वाला दूसरा आदमी सेम नहीं हो सकता। तो हाउ डू यू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल, जिनके पास सिमिलर काइंड ऑफ पैशन है, जिनके पास सोच सेम है, और जो लोग प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहते, पैसे नहीं देखते हैं। तो थैंकफुली मेरे पास, मैं अपने कहूँगी कि मेरे को गूज़बम्स आते हैं उसका नाम लेके भी, Ritika का नाम लेना चाहूँगी। शी इज़ माई को फाउंडर ऑल्सो, एंड यू कैन से शी वॉज वन ऑफ द पर्सन whom I could trust, जिसने अपना समय दिया, अपना आइडियाज़ दिए, एंड देन वी गॉट मैनी मोर पीपल टुगेदर। तो वो दो लोग, एक से दो, पहले तो मैं वन मैन आर्मी, फिर एक और जुड़ा, फिर 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर ऐसे लोग जुड़ते गए। बट एक ही चैलेंज वहाँ पे मैंने देखा कि लोग जुड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको वो इंटरेस्ट, पैशन बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी है कि मतलब आप लोग जुड़े 2 साल 3 साल, अरे छोड़ो
and then they left. Or but 19 years on, bang on, Vidika and other team members are still there. I'm naming Vidika more particularly क्योंकि हम दोनों उस वहाँ पे छाता लेके भी खड़े थे, टॉर्च लेके भी बाहर निकले हैं. We have done everything. राइट. तो अकेले तो को मतलब एक लेवल तक मैंने किया, बट बिना उसके साथ के थोड़ा सा टफ था. आई गेस इनिशियली बाहर मतलब आउट ऑफ योर फैमिली आप फिर भी एक लेवल तक आप इग्नोर कर सकते हो या उनको समझाना या चलो नहीं भी समझाना उनको आप छोड़ सकते हो, बट फैमिली को कन्विंस करना कि आपने ये करना है एंड सबकी हाँ करवा के शुरू करना इज रियली रियली टफ. यस, मैं एक बात ही कहना चाहूँगी, आई बीन लकी. मेरे हस्बैंड हैड बीन वेरी सपोर्टिव. मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ वर वेरी ओल्ड, तो उनको इतना समझ नहीं थी इस बारे में, तो उनको मैंने समझाने की कोशिश भी नहीं की. माई गर्ल्स वर आई हैव 2 girls. They were very small. They were like what 5 or 6 years old at that given point of time. जब मैंने स्टार्ट किया 19 years from now. तो उस टाइम तो ये डिसीजन लेना भी टफ डिसीजन. हाँ, तो उस टाइम मेरे लिए ये प्रायोरिटी थी कि व्हाट एम आई बिकमिंग फॉर देम. मैं उनके लिए क्या रोल मॉडल सेट करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए क्या लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ कि कल को मेरे बाद जाने के बाद कोई मुझे अच्छी बात के लिए याद करे, इसलिए नहीं याद करे ठीक है आए काम किए और चले गए. तो दैट्स द ओनली थिंग आई विल से. तो आपने ये वाली जो प्रॉब्लम नहीं ये हर सेक्टर में है, नॉन प्रॉफिट हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, राइट टीम नहीं मिलती, राइट लोग नहीं मिलते. ठीक है, स्पेशली आपके सेक्टर में तो राइट लोग मिलना और इतने टाइम तक लोगों का साथ में चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि ये लोग सही हैं, आपके साथ चल सकते हैं? एंड ऑब्वियसली कुछ गलतियां तो शुरुआत में होती ही हैं. नहीं, मेरा हिसाब से गलतियाँ शुरुआत में नहीं होती, हमेशा रहती हैं. ये वाली गलतियाँ आई नॉट से दीज थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, आपके हाथ में नहीं है. आप हायरिंग करते हो, आपका क्या प्रोसेस है? आप एक जेडी बनाते हो, आप उसको प्लॉट करते हो, आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, आप टेस्ट लेते हो, फिर आप रेफरेंस चेक करते हो, फिर आप हायरिंग करते हो. इट्स अ वेरी ह्यूज लेंथी प्रोसेस. 1-2 महीने 3 महीने लगता है. हाँ, कभी कभी जल्दी होता है तो अलग मैटर है, बट ये प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन आई एम श्योर फॉलो करती होगी, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी. कुछ लोग आउटसोर्स करते हैं रेफरेंस चेक को, लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं क्योंकि जो आदमी बोलता है हम उस पर बिलीव करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं. राइट, आपने मुझे बोला कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सूंगा, मैं वो कर सकता हूँ, आई एम पैशनेट अबाउट सोशल वर्क, मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड देन और मेरा ये फलाना एक्सपीरियंस है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप हमारे साथ जुड़ते हो और काम करते हो, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है अच्छा इन्होंने तो ऐसे बोला था लेकिन अब ऐसे नहीं है. तो वो भी चीज़ें हैं. बट ऐसे भी लोग हैं जो बहुत शांत रहे थे, उस टाइम हमें लगा था नहीं इनमें पोटेंशियल है, ये हमारे साथ ग्रो करेंगे, वो लोग भी हैं. दे हैव बीन लॉन्गर, वो ज़्यादा लंबे जुड़े हैं हमारे साथ rather than these people. और 1-2 I'll share my worst experiences कि हमने बहुत हाई लेवल मतलब एक सीनियर मेंबर्स को भी हायर किया बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और स्किल्स, मगर हमें टफ डिसीजन लेना पड़ा. हमें उनको थैंक यू बोलना पड़ा. आई नॉट यूज वर्ड्स दैट वर यूज्ड. थैंक यू इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आपका और हमारा वैल्यूज अलाइनमेंट नहीं है. करेक्ट. आप हो सकता है ग्राउंड पे काम अच्छा करते हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप आए हो वो बहुत अच्छी रही हो और आप वहाँ पे फिट बैठते हो, बट यहाँ नहीं फिट बैठते क्योंकि आपका और हमारा वैल्यूज अलाइनमेंट नहीं. सो वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सब भी मैटर करता है टू रिटेन गुड पीपल. तो अभी आपके पास कितना टीम है? अभी देखा जाए तो मोर देन 250. वाओ, अमेजिंग. मगर इसमें मैं बात कर रही हूँ प्रोजेक्ट टीम है, ग्राउंड टीम है और प्रोग्राम स्पेसिफिक टीम्स हैं, सबको मिला के 250+ ही होगा से. बट एक कोर टीम है जो इन सारे लोगों को एक साथ मैनेज करती है. वो भी हमारे पास अराउंड 35 लोगों की टीम है क्योंकि फाइनेंस है, कंप्लायंस है, लीगल है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें भी तो मैनेज कर. फाइनेंसेस तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत मुश्किल है.
and with limited resources, राइट of course. राइट तो आप लोग कैसे फाइनेंसेस मैनेज करते हो? लाइक इनिशियल स्टेज तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि देयर इज वन पर्सन हु इज इन टच विद मी फॉर लास्ट 2-3 years. वो भी नॉन प्रॉफिट रन कर रहे हैं, बट उनको भी फाइनेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो मतलब मैं भी उनको हेल्प करता हूँ कि आप ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट एंड ऑफ द मंथ जब उनको पता लगता है कि अभी बैंक अकाउंट नील होने वाला है, आगे पैसा चाहिए हमें, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. Absolutely. मैं I'll go back 19 years back. एक छोटा सा एक हिस्ट्री बताने की कोशिश करती हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि कितना टफ है. 19 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी. आज 1,000 रुपये 2,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं. उस टाइम मैंने 17,000 रुपये अपनी जेब से लगाए थे, और मेरी तनख्वाह कितनी थी? 25,000 रुपये. वो ठीक है, 17,000 रुपये मैंने जेब से लगाए. और टू स्टार्ट फॉर द मेंबरशिप फीस, के जिसको आप कहते हो कि बिगनिंग सीड मनी कह लो आप, या कह लो कि आपने कहाँ से, मतलब कौन से उसमें डाला, तो वो 17,000 मैंने अपनी जेब से डाला. ठीक है, और वो 17,000 आज भी उसी अकाउंट में पड़े हैं, उसको हमने आज तक टच नहीं किया. वाओ. और हो सकता है शायद इसलिए भी बेनिफिट रहा हो कि मैं अकाउंट्स और फाइनेंस खुद बाय एजुकेशन वही हूँ, तो आपके पास एक एज है. एक एज थी, तो मुझे समझ थी कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट और कहाँ इनका कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हो. तो शुरू के 3 साल 4 साल तो बहुत टफ होते हैं. मतलब आपके पास जेब से ही पैसे लगाने, दैट्स वेरी क्लियर, एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन चेंज. हाँ, आज की डेट में चेंज हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं. तो वो पैसे जो हैं उसको कैसे आप मैनेज करोगे? इवन आज के एंटरप्रेन्योर्स को जो पैसे मिल रहे हैं उसको मैनेज करने में डिफिकल्ट है. सो आई वुड से फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो शायद मेरे लिए बेनिफिट था, तो मुझे काम कर गया. एंड बजट मैनेजमेंट में एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरे साल का एनुअल बजट का प्लान करना पड़ता है. साल का करोगे, एनुअल प्लान करो, एनुअल प्लान हैज़ टू मैच योर बजट, और वो दोनों जब तक मैच नहीं हो तब तक आप एक्टिविटीज़ ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते. तो इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग, हम कहते हैं ना, इम्पैक्ट को मॉनिटर करो, मेजर करो, लेकिन पैसे को भी मॉनिटर करो. करेक्ट. हाँ, इफ़ेक्टिव खर्चा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच यूज़ करो. जहाँ इनका कंट्रीब्यूशन मिल सकता है ले लो. बट ये सब टफ है. जितना हम आसानी से मैं बता पा रही हूँ उतना बहुत मुश्किल है. कितना टफ हो जाता है ये सब कुछ? बहुत टफ है, इट्स वेरी टफ. और ग्रांट मेकिंग इज़ बहुत मुश्किल है. मतलब अगर मैं किसी फंडर के पास जाती हूँ, मैं पैशनेट हूँ काम करने के लिए, मुझे हेल्थ पे काम करना है, एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में, डोमेन में काम करना है, मैं जाती हूँ, तो पहला सवाल है आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं. भाई, आप पहली बारी पैसे दोगे तो मैं एक्सपीरियंस बिल्ड करूँगी, तब मैं आगे जाके करूँगी. बट मेरे जो 4 काम चल रहे हैं, गो एंड सी दैट कि उसका मैंने कितना बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो जाके देखो. तो ये भी एक बहुत मुश्किल है, पैसे जनरेट करना. इंडिविजुअली लोग नहीं देते हैं, इंडिविजुअली लोग कॉज पे देते हैं. किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, बच्चे के लिए पैसे नहीं है इलाज के लिए, उसके लिए आप देखो लाखों रुपए जमा हो जाए. करेक्ट. लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए पैसे जनरेट करना काफ़ी टफ. लोगों के पास सब्र नहीं है देखने के लिए 1 साल बाद जो मैंने पैसे दिए उसका क्या हुआ. तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है. तो कन्विंस करना, तो क्योंकि इसके दो सेगमेंट बन रहे हैं. एक ये है कि जो पब्लिक है उसको कन्विंस करना मुश्किल है, ठीक है, या हम जिनसे फंड्स ले रहे हैं उनको कन्विंस करना मुश्किल है. एंड दूसरा, इंटरनल टीम्स को भी कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टीम्स को तो पता होता है कि कितना फ्लो बन रहा है, कितना फ्लो आ रहा है, वो किस लेवल तक हमारे साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे. इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में आई एम श्योर होंगी, बट मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ है. हम ट्रांसपेरेंसी में बहुत विश्वास रखते हैं. ये हर जगह नहीं है. तो और नॉन प्रॉफिट में बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास, से फॉर एग्जांपल, आपके पास साल में 1 करोड़ रुपया कहीं से फंड 4-6 जगह से जोड़ के मिला, मैं एक अच्छा नंबर ले रही हूँ, हो सकता है 10 लाख 20 लाख हो किसी के पास. तो जब 1 करोड़ मिला आपको, उस 1 करोड़ का आपने प्लान किया, आपने बजट बनाया,
ठीक है, और फिर आपने टीम को भी उसी हिसाब से हायर किया। वो कोर टीम तो वही रहेगी जो ये सारा करेगी। हो सकता है हमारे पास उस कोर टीम के लिए पैसे इस प्रोजेक्ट में ना भी मिले, हो सकता है सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिले। ये और ये बहुत सबसे बड़ा समस्या है तो कि ये लोग भी समझते प्रॉब्लम नहीं। होती है कि जो पैसा दे रहा है वो ये पहले से क्लियर कर देते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट प्रोजेक्ट की आएगी, हाँ, टीम की कॉस्ट नहीं है इसमें। तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि मैं इनकी तनख्वाह कहाँ से निकालूं। तो यही लोग तो फील्ड पे जा रहे हैं, तो ये समझाना उनको कि डायरेक्ट आउटकम्स जो इम्पैक्ट करते हैं वो इन लोगों की वजह से। अगर एक प्रोग्राम मैनेजर है, उसके नीचे 10 फील्ड स्टाफ हैं, तो वो डायरेक्टली आउटकम को मैनेज कर रहे हैं जो हमने आपको 1 साल में 6 महीने में दिखाना है। करेक्ट। अगर वो नहीं होंगे तो काम अपने आप तो ग्राउंड पे नहीं होगा ना। तो यू नीड पीपल, आपको लोग चाहिए और जो पैशनेट भी हो और उतने पैसे में भी काम करने के लिए तैयार। तो यहाँ पे फिर वो आपकी हायरिंग वाली जो आपका सवाल था वो पूरा आ जाता है। कैसे आप हायरिंग करोगे, कौन से लोगों को। फिर हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है जब हम हायरिंग करते हैं कि कितनी सैलरी का बजट है, इतनी सैलरी के लिए आप तैयार हो तो आप अप्लाई करो, नहीं है तो मत करो। करेक्ट। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी इज की। और उसमें यह है कि आप क्वार्टरली मीटिंग्स करते हो टीम्स के साथ और उनको बताओ कि अब हमारी फंडिंग सिचुएशन ये है, अब आपको ये चीज़ों में मैनेज करना है, इतना ही पैसा है। आप नेक्स्ट क्वार्टर में फिर बताओ, हाफ ईयरली फिर बताओ। सो आई मीन यू नीड टू कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट टू द टीम। अगर टीम को आप साथ लेके चलोगे ना, वो आपके साथ 3 महीने बिना सैलरी के भी काम करेंगे। एंड हमारे साथ थे ऐसे लोग, मेरे साथ हुआ है। कोविड में लोगों ने हमारे साथ काम किया एट लोअर सैलरी, जहाँ और जिन लोगों को, और क्योंकि हमने सैलरी तब तक देते रहे जबकि हमारे पास प्रोजेक्ट के पैसे नहीं भी थे, फंडिंग नहीं भी आ रही थी, तो भी हमने अपने रिसोर्सेज से पैसे दिए। तो इसीलिए तो वो आज 8-8, 9-9 साल से हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने उनकी तब मदद की थी। करेक्ट। तब वो मतलब, तो यू हैव टू बैलेंस। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इफ you need to believe in yourself first, then you will have to make others believe. सही बात है, आप अपने पे बिलीव करोगे तभी लोग आप पे बिलीव करेंगे। Yes. राइट। सो जब बिलीव की बात आती है, एंड यू एज अ फाउंडर और आपके साथ को फाउंडर हैं, बिलीव का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि जब आप बिलीव करते हो अपने आप पे तो आप डिसीजन मेकर भी बन जाते हो। और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कभी कभी आपकी शायद टीम सोचती है कि गलत हो सकता है, आपको वो डिसीजंस लेने हैं क्योंकि आपका विजन अलग होता है। वो डिसीजंस कैसे होते हैं? बहुत टफ सवाल है और बहुत ज़रूरी भी है इसे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा काम है इन नॉट फॉर प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट में भी है, बट फॉर प्रॉफिट में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। इसमें डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। तो आपको या तो डिसीजन लेना है हाँ और ना में, और कभी कभी मे बी जब आता है ना, जो ग्रे एरिया होता है, वहाँ आप फंस जाते हो। तो इन द बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में तो हम लोग सब लोग अपने अपने काम भी कर रहे थे, और तब डिसीजन जब लेने पड़ते थे तो मैं मोस्टली लेती थी और एक बार ही कंसल्ट कर लेती थी 2-3 लोगों से कि एम आई राइट ऑन द राइट, मेरा इंटेंट राइट है। एज लॉन्ग एज इफ योर इंटेंट इज राइट, योर डिसीजन विल ऑलवेज फॉल इन द राइट प्लेस। हाँ, 1% कभी कभी हो जाता है। सबकी करो अपने हिसाब से। नहीं, मैं नहीं कहूँगी दिस वाज द बिगनिंग स्टोरी, बट जब आप टीम आपके साथ आती रहती है, तो नाउ वी हैव अ एग्जीक्यूटिव टीम एंड देन वी हैव सीनियर लीडरशिप टीम। तो एग्जीक्यूटिव टीम वो वाले डिसीजंस लेती है मिलके। अब मैं अपना वीटो तब यूज़ करती हूँ जब 2 लोग पार्टी एग्री नहीं करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन और मीन्स ये आप डेटा में से देख सकते हो, अभी तक जो मैंने डिसीजन लिया और टफ भी थे वो सही थे। एक आध कभी हो जाता है कि टाइम सेंसिटिव होता है तो आपको थोड़ा लेना पड़ता है, और डिले नहीं होती हैं चीज़ें, तो आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे आई थिंक आई हैव यूज्ड माय इंट्यूशन, मेरा गट और मेरा पुराना एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो आपने गलतियाँ कर करके सीखा है उससे। इस नॉन प्रॉफिट से पहले का आपका क्या एक्सपीरियंस था?
नॉन प्रॉफिट से मैं तो कहूँगी मैं साथ साथ चलता ही रहा है आई नो, बट उससे पहले मैं कॉर्पोरेट बट बहुत टफ हो जाता है 2 चीज़ें एक साथ चलाना। शायद मेरे भाग में ये लिखा था एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, आपके भाग्य में ये होता है। आई गेस जो फाउंडर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स उस लेवल पे करना चाहते हैं ना, जो एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, वो ये रास्ता लेते ही लेते हैं। ठीक है, हमने भी लिया, मैंने भी लिया, आपने भी लिया, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये रास्ता लेते हैं, जो सोचते हैं कि ऐसा भी किया है कि दिन में हम अपने लिए काम कर रहे हैं, रात को कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये भी हुआ है। ये भी हुआ, ठीक है, राइट ये भी करते हैं। तो उस टाइम पे इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको फाइनेंसेस मेंटेन करने हैं, क्योंकि रात से जो पैसा आ रहा है ना, वो दिन में लग रहा होता है कभी। ठीक है, आपकी जॉब से जो पैसा आ रहा है वो आपके इसमें बिजनेस में, आपके एनजीओ में, नॉन प्रॉफिट्स में जा रहा है। ठीक है, बट ये आप समझ पाते हो कि उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, आपके सराउंडिंग में इतनी जल्दी लोग नहीं समझ पाते उस चीज़ को। अग्री। सो मैं ये कहूँगी कि मैंने हमेशा से जॉब भी किया है साथ में, बट एक चीज़ मेंटेन की है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि मैंने जहाँ जहाँ नौकरी की वहाँ बताया है कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, उस वक्त मैं सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, या फिर मैं एजुकेशन में काम कर रही हूँ, तो फिर हमने उस लाइन को नहीं पकड़ा है। ऑलवेज डिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट हमेशा दिया है। शायद ये उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है मुझे सामने से कि आपने मीन्स आप यू आर टेलिंग द ट्रूथ एंड देव हायर्ड मी, तो कुछ तो अच्छा देखा होगा। लकी यू आर, ऐसे हमें तो एंट्री नहीं मिली थी। नहीं, मैं कहूँगी God has been kind. I have got lot of opportunities to work in one of the best organizations and और वहाँ से शायद मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उन जहाँ जो मैंने वहाँ पे गलतियाँ देखी और सीखी, वो मैंने अपने यहाँ पे अप्लाई किए उसको ठीक करके। सो मे बी मेरे लिए विन विन सिचुएशन भी थी वहाँ पे। तो आई थिंक काम तो मैंने साथ साथ किया है, और अब तो बिल्कुल नहीं करते हो, अब 100% ये डीसी ही मैनेज करते हो। मेरे हिसाब से एक फाउंडर जो होता है ना, फाउंडर इज द फर्स्ट इकोसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या फाउंडर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है। अगर द फाउंडर इज एबल टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन देयर ओन वेलबीइंग का अपना ख्याल रख सकते हैं और रेजिलियंस के साथ काम कर सकते हैं, तो आई थिंक वो काफ़ी है एक एनर्जी जो ड्रिल डाउन कर सकती है। करेक्ट। और मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स होती हैं, वो हर टीम मेंबर एक मिनी सीईओ है। ये शायद मैंने आपको पहले हमारी इंडिविजुअल डिस्कशन में भी बोला था, एक मिनी सीईओ की तरह जब वो अपने आप को देखेंगे ना, तो बट ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसे लोग ढूंढना जो मिनी सीईओ की तरह काम कर आपको उनको वैसे ही ग्रूम करना पड़ेगा। या मे बी ये भी होता है कि आपको उनको वो अपर हैंड भी देना पड़ता है कि वो काम करना शुरू कर सकें, अदरवाइज वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, एंड देन दे जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड टू दिस साइकोलॉजी कि हम मिनी सीईओ की तरह काम कर सकते हैं। देखिए, हालांकि हम डायरेक्टली ये वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आप मिनी सीईओ, बट हम ये कहते हैं कि जो मेरा विजन है वो आपका विजन है कि नहीं। तो जब एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है हायरिंग के टाइम, जो आप पूछ रहे थे, आप हायरिंग में क्या क्या चीज़ें देखते हो कि हैव दे गॉन बैक एंड मेरी वेबसाइट देखी है नहीं, उसमें उन्होंने मेरा क्या विजन है वो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, वैल्यूज देखी है या नहीं देखी। अगर उन्होंने नहीं देखी तो स्ट्रेट अवे नो, तो वो पहला नो है। आई थिंक जो आगे हायरिंग वाले लोग हमें अगर ज्वाइन करना चाहे और वो सुन रहे हैं, तो वो जरूर ये इस बात को जान ले कि हमारे लिए वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड विजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, गिव ऑटोनॉमी। आप हाथ खोल के उनको सपोर्ट करो, बट उनको भी तो ऑटोनॉमी दो कि वो अपने आप क्रिएट कर सकें, कुछ इनोवेट कर सकें। तो अगर वही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे होगा? और फिर आप चाहते हो कि वो मिनी सीईओ की तरह सोचें और काम करें, देन यू हैव टू गिव दैट फ्री हैंड। माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर आना पड़ता है। आई हैव लर्नड थ्रू माई एक्सपीरियंस, और माइक्रो मैनेजर्स जो होते हैं दे आर नॉट लीडर्स, वो मैनेजर होते हैं। और शायद मेरे को बहुत जगहों पे माइक्रो मैनेजर्स मिले हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसी नहीं बन सकती। वो टू सम एक्सटेंट वो बाय द बुक चलते हैं,
और वो कुछ उनके उनकी ग्रोथ पाथ नहीं होते. आई हैव सीन दैट उनके ग्रोथ पाथ नहीं होते. बट सुधांशु आई से कि उनकी ग्रोथ पाथ नहीं, उनकी टीम भी तो ग्रो नहीं कर. एग्जैक्टली. अगर आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी तो आप कैसे ग्रो? एग्जैक्टली. और आपकी टीम तभी ग्रो करेगी जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो. अगर मैं आपको ट्रस्ट कर रही हूँ तभी तो मैं आपको हायर कर रही हूँ और तभी मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, राइट? No. अगर आप मतलब ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप मतलब कैसे करोगे आप? Correct. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम यूजिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स here, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, बिलीफ, ये सारी एंड दिस आर पार्ट ऑफ आवर वैल्यूज. यू हैव टू लिव, उससे डेली लाइफ में उसको लिव करना पड़ेगा. करेक्ट. दैट्स व्हाट इट इज. करेक्ट. सो कौन से सोशल सेगमेंट्स में आप काम कर रहे हो अभी? सोशल सेगमेंट्स हमारे मेन डोमेन जो कहूँगी, डोमेन नेम्स मैं कहूँगी, वो है एजुकेशन और हेल्थ. और हम लोग एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, प्लस जेंडर यूथ एम्पावरमेंट मैं कहूँगी. तो पहले हम लोग कहते थे कि हम एजुकेशन, हेल्थ और फलाना है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बोलते थे. नाउ वी से कि वी आर सॉल्विंग फॉर यूथ. अब हम जो भी समस्या सॉल्व करना चाह रहे हैं वो हम यूथ के लिए करना चाहते हैं. तो बी इट एजुकेशन, बी इट जेंडर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कुछ हो, हम आगे आने वाली जनरेशन को के लिए सॉल्व कर. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो जिन पे आप रेगुलर काम कर रहे हो? सी अभी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं. अगर मैं बहुत सारी बताऊंगी तो इट विल बी अ लॉन्ग डिस्कशन, मगर मैं आपको कुछ 2-4 एग्जांपल्स देना चाहूँगी. कि एक तो ये कि हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो हम कह रहे हैं एजुकेट टू एम्पावर की बात करते हैं, उसका नाम हमने रखा स्त्रीक्षा. स्त्री शिक्षा. सो उसका नाम ही हमने स्त्रीक्षा दिया. और उसमें जो लड़कियां हमारी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, और ये लर्नर्स वो हैं जो जिनके पूरी कम्युनिटी में कोई स्कूल के बाद मतलब 8वीं के बाद किसी ने देखा ही नहीं. तो वो अपनी कम्युनिटी से निकल के उनको बाहर लेकर आना, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना. एक लड़की है जो चंद्रयान की पूरी टीम में थी, मतलब वो एक छोटा सा ही पार्ट थी उस टीम का, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और उसके लिए तो न जाने कितनी बड़ी बात है. अब देखो, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा. आई कैन फील इट. बहुत मुझे अच्छा प्राउड फील होता है. और एक लड़की है जो बिट्स पिलानी में सिलेक्ट हो गई. वाओ. फिर ऐसे ही मतलब मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज हैं. अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे आपको स्टोरीज और उनके मुंह से खुद सुनने मिलेगा. राइट. तो मतलब एक मिडवाइफ में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर उसने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं मिडवाइफ बनूंगी. तो नाउ वो उसी के लिए पढ़ाई कर रही है. वाओ. तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं. तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ें जो है ना हमको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस भी देती हैं और साथ में एक प्राउड महसूस कराते हैं कि हाँ एटलीस्ट हमने कुछ किया. अब उन लड़कियों की पूरी कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अच्छा, जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं. एग्जैक्टली. तो वही अगेन टू योर पॉइंट, डोंट गिव अप. So I'm just trying to relate everything with why not giving up is important. But इन सब को करना like it's very difficult. बहुत मुश्किल. जब आपने, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आपने काम करना शुरू करा, आपकी टीम आपके साथ आई, टीम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करती है? सबसे पहले तो एक प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं. प्रोग्राम डिज़ाइन जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. कौन हमारी बेनिफिशियरी कौन है, हमारा स्टेक होल्डर कौन है, लोकल ग्राउंड से लीडरशिप कौन है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ग्राउंड अप है, टॉप डाउन नहीं है. राइट. तो नीड बेसिस सॉल्यूशंस आपको निकालने कि क्या नीड है ग्राउंड. तो आप पहले नीड करोगे तो स्टार्ट वहाँ से होता है, डिज़ाइनिंग से, कि आपने क्या प्रोग्राम डिज़ाइन किया. एंड क्योंकि वी आर वेरी गुड इन इनोवेटिंग, तो हम लोग इनोवेट करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो नीड बेस्ड सॉल्यूशंस हो, बट फोकसिंग यूथ, कि हम कैसे आगे आने वाले यूथ को हेल्प कर पाए या उनके लिए समस्याओं का समाधान कुछ हेल्प, मतलब एक छोटी सी कोशिश कर पाए. तो ये डिज़ाइन होता है प्रोग्राम कंसिडरिंग ये वाले फैक्टर्स. फिर उसके बाद
टीम जो भी होती है, जो भी प्रोग्राम बजट होता है, वो एक ज्योग्राफी हम चुनते हैं। अब आप कहोगे हमने ये हमारा प्रोग्राम है हरदोई में चल रहा है अच्छा। हेल्थ का प्रोग्राम। अब आप कहोगे हमने यो पूरे उत्तर प्रदेश में हमने हरदोई क्यों चुना? अब हरदोई जब चुना तब खैर वो लॉन्ग स्टोरीज हैं उसके पीछे भी, लेकिन हरदोई में बहुत नीड है, इसलिए हम वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे जाके हमारी टीम, एक मैनेजर है, पहले एक पूरा हेड और फिर हेड के बाद मैनेजर है, मैनेजर के नीचे फील्ड टीम। ओके। बट एवरीबडी हैज़ अ सेट रोल, सबका रोल्स क्लियर हैं, सबके रोल्स डिफाइंड हैं, सबके पास ऑटोनॉमी है, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड लोकल लेवल पे वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि हमें उनको भी तो मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाना है, मैंने सीनियर मैनेजर से आगे उनको भी तो ग्रो करना। करेक्ट। तो फील्ड की जो टीम है उसमें हमारे आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आते हैं, हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल्स, PHC के क्लिनिक के लोग भी होते हैं, तो केयर डॉक्टर्स भी होते हैं ऑन ग्राउंड। बट मगर अब ये है कि ये सारी मेरी फील्ड टीम है, तब हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं वहाँ। करेक्ट। तब वहाँ पे हम ये नहीं देखते हम 10,000 बच्चों पे इम्पैक्ट करना तो हम 10,000 का ही टेस्ट लेंगे। अच्छा। अगर वहाँ पे 12 आ जाते तो हम 12 का कर लेते हैं, हम 15 आ जाते हैं तो 15 डोनर खुश हो जाता है। मगर हमें ये खुशी मिलती है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, थोड़े रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इसलिए हम लिमिटेड यहाँ पे रिसोर्सेज को कैसे पूरा करते हैं? क्योंकि एक बार ये काम शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ रिसोर्सेज को प्लान करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब यहाँ पे फिर वही फंड रेजिंग वाली समस्या आती है कि अगर आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है तो 4 लोग आके पूछेंगे, 4 लोग आके आपको फंडिंग देंगे। मगर फिर जो 4 लोग फंडिंग देंगे आपके प्रोमो कहीं नहीं, हरदोई में नहीं, महाराष्ट्र के फलाने जगह में करो, या साउथ में कर्नाटका के कहीं पे करो, ऐसे तमिलनाडु में कहीं करो। मतलब दे विल नेम द ज्योग्राफीज के कहाँ उनका सेटअप है, ताकि वो आँख से लाइमलाइट देख मिल सके। सके। हाँ। नहीं, लाइमलाइट तो अलग बात है, ताकि वो विजिट कर सके। हाँ। तो वो ट्रस्ट कैसे आप डेवलप करोगे? तो मेरा मानना है कि प्रोग्राम की ज़रूरत जहाँ है वहाँ पे आपको हेल्प करना चाहिए। तो अगर वो लोग सुन रहे हैं अच्छा, और सुनेंगे तो प्रोग्राम की नीड जहाँ है वहाँ पे हमको थोड़ा सा हेल्प करें। और ऐसे में हमको थोड़ा सा टफ हो जाता है उसको कंटिन्यूटी ऑफ प्रोग्राम को रखने के लिए। मगर एक अच्छी बात है कि हम ये जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो हम एग्जिट प्लान पहले सोचते हैं ओके। कि अगर एग्जिट करना है तो 3 साल बाद करना है, 5 साल बाद करना है, ओके। तो हमारा प्लान क्या होगा? वहाँ पे आता है ग्राउंड अप काम, ग्राउंड अप प्लस लोकल लीडरशिप, लोकल पंचायत, ग्राम पंचायत, और जो वहाँ के लोकल जो नहीं होते कम्युनिटी में जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जो लोकली ज़्यादा वोकल होते हैं और उनकी बात लोग सुनते हैं, उनको भी साथ लेके चलते हैं हम। और फिर हम अगर उनके साथ बैठ के ही प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो दे ओन इट, राइट, कि मैंने ये सजेशन दिया था तो इन्होंने लिया है, तो दे ओन इट। सो ओनरशिप कम्स फ्रॉम द लोकल लीडरशिप। करेक्ट। तो हमारी टीम, और दूसरी चीज़ है कि रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ द लोकल कम्युनिटी। करेक्ट। उनका कल्चर का रिस्पेक्ट करो, उनके वैल्यूज़ का, उनके ट्रेडिशन का। बहुत सारी जगह रिलीजियसली बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, तो आप उन सबको रिस्पेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रही आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, बट रिस्पेक्ट इट इन अ वे कि वो हर्ट ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो विच मीन्स यू हैव टू टेक टाइम अलोंग। राइट। तो वही है कि दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्सिक्यूटेड। तो बेनिफिशियरीज भी हमारे पार्ट बन जाते हैं फैमिली के, एंड लेटर ऑन स्टेजेस पे वो आपके साथ फिर काम भी करते हैं, वो मेंटर बन जाते हैं, वो एम्बेसडर्स बन जाते हैं, वो 4 जगह आके जाते हैं, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करिए, बहुत अच्छा कर रही है, आप भी आओ। वाह। तो वो 4 लोगों को जाके बताते हैं। इट्स द वर्ड स्प्रेड्स, दैट्स हाउ चेन रिएक्शन स्टार्ट। फिर वो रिएक्शन। अब जैसे हम लोग एजुकेशन में काम करते हैं, हम नेटवर्क्स, टीचर्स के जो नेटवर्क्स हैं उनसे काम करते हैं। ओके। आप हर स्कूल में नहीं पहुंच सकते, राइट। आप हर बच्चे को नहीं रीच आउट कर सकते, आप कैसे करोगे? ओनली व्हेन यू डेवलप सम डिजाइन विद द नेटवर्क ऑफ द टीचर्स।
अगर आप उन्हीं के साथ बैठ के डिज़ाइन कर रहे हो, को डिज़ाइन जो वर्ड ज़्यादातर हम कहते हैं, को डिज़ाइनिंग जब आप उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के करोगे, तो दे विल ओन अप या एंड दे विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है। तब आई गेस फिर वो वहाँ साथ पे देते इम्पैक्ट हैं। बड़ा होता है। वहाँ पे इम्पैक्ट बड़ा होता है। हेल्थ में क्या होता है कि आपके नंबर्स लिमिट हो जाते हैं। राइट, ओके, एजुकेशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर जैसे मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल दिया था जिसने मतलब फर्स्ट जनरेशन रनर, अब उसकी पूरी कम्युनिटी में, पूरे गांव में हो सकता है वो अकेली लड़की हो जो घर से बाहर गई हो, करेक्ट, तो इनडायरेक्टली उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। करेक्ट, बाकी के लड़कियों ने भी, मतलब फैमिलीज में क्या होगा, जो वो भी गई है, देखो वो कितनी अच्छी निकल गई। सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, चेंज इज इम्पॉर्टेंट। और हमारा जो टैगलाइन ही है, ड्राइविंग द चेंज दैट मैटर्स। राइट, राइट। So that's how the chain reaction of the change happens, I'd say. एंड ये जो प्रोग्राम्स होते हैं कितना टाइम लगता है इनको डिज़ाइन करने में, और ये कितने कितने टाइम तक चलते हैं? ये डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि आज की डेट में एवरीबडी वांट्स टू सी इमीडिएट रिजल्ट्स। मैंने पैसे दे दिया, मुझे 1 साल के अंदर इम्पैक्ट दिखना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा सा टफ है। और आई से कि 1 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ 3 साल के होते हैं, मगर आपको हर साल एक फंड रेस करनी है उसी प्रोग्राम के, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट में। तो वो थोड़ा सा, मतलब आप पूछ रहे थे क्या क्या चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर स्टेप पे चैलेंज है। कुछ चैलेंजेस के नाम, सो दैट और अच्छे से ऑडियंस समझ सके उस चीज़ को। एक तो फंड रेजिंग बिगर चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा बिल्डिंग ट्रस्ट, कि आप कैसे उनको समझाओ कि आप जो कर रहे हो वो वाकई इम्पैक्टफुल है। तीसरा मेजरिंग इम्पैक्ट, जिनका आप इम्पैक्ट आसानी से मेजर नहीं कर पा। फॉर एग्जांपल सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करती हूँ मैं, हम लोग उस पर भी काम करते हैं, या टीचर मोटिवेशन पे काम करते हैं। अगर आप सोशल इमोशनल लर्निंग में, मैं आपको मतलब इमोशनल रेगुलेशन बता रही हूँ ना, 5 चीज़ें हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, आपको डिसीजन मेकिंग आ रही है, आपको क्रिटिकल थिंक, इसको मेजर कैसे करोगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो जब मेरे को डोनर को बताना है कि मुझे इसका इम्पैक्ट कैसे मेजर करना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? मैं सिर्फ स्टोरीज के थ्रू बता सकती हूँ कि हाउ डिड द चाइल्ड इन द क्लास ऑफ अ मोटिवेटेड टीचर फेल्ट, है ना। और फिर मैं ये बता सकती हूँ कि जो टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दी सोशल इमोशनल लर्निंग को, उन्होंने अपनी क्लास को कैसे इमोशनली रेगुलेट किया। और आजकल तो मेंटल वेलबींग पे कितना स्ट्रेस है, मतलब जोर दिया जा रहा है काम करने के लिए। मेंटल हेल्थ को कैसे आप मेन स्ट्रीम कर सकते हो, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते हो। आप सेक्सुअल एजुकेशन को कैसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ला सकते हो, लाइफ स्किल्स के बारे में कैसे बता सकते हो, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, यू नेम इट, right? There are so many things that you can talk about. So I would say there are a lot of things that you can talk about in the social sector, wherein impact may be short in a year, 2 years, 3 years, or maybe 5 years. तो अब मान के चलो 1 to 5 years का इम्पैक्ट होता है। मैं इतना लंबा करके आपको एलैबोरेट करके इसलिए बता रही हूँ because you wanted the audience to understand कि impact overnight नहीं होता, राइट, overnight projects पे नहीं होते। The only good part is if you have a good exit strategy ओके। of how एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, मतलब एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ सके तो। आप कोई भी, आपने ये शो स्टार्ट किया, फिर शो एंड भी करोगे, करेक्ट, तो आपको पता है कि लास्ट में मुझे क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, मिडिल में क्या करना है, राइट? I'm using this podcast as an example. तो आपको पता है ना एंड में आपको क्या करना, आपने पहले से प्लान करके रखा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स। तो ऐसे ही हम एग्जिट स्ट्रैटेजी प्रोग्राम फील्ड पे करते हैं कि आप प्रोग्राम डिज़ाइन किया, 3 साल का है, तो 3 साल बाद आप क्या कर रहे होगे? आप स्कूल्स विल बी एबल टू टेक ओवर द प्रोग्राम, या गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक ओवर द, सो दैट वो कंटिन्यू हो सके आगे। ताकि वो मतलब मुझे तब अच्छा फील होगा जब
हमारे प्रोग्राम एग्जिट होने के बाद भी वो प्रोग्राम अगले 2 साल 3 साल तक चलते रहे राइट अपने आप राइट बिना कुछ करे। सो दैट इज कॉल्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी। और वो आप तब करोगे जब आपके डिजाइन में ही हो, विच मीन्स लोकल लीडरशिप, लोकल ओनरशिप, वो तभी है। और कम्युनिटी फर्स्ट। राइट कम्युनिटी को नहीं इन्वॉल्व करोगे तो अनु- आप कैसे होगा? अपने आप में सेल्फ एफिशिएंट हो जाते हैं कि वो इस चीज को रन कर सकते हैं आगे तक। वो देखते हैं ना कि इन 3 साल में इन्होंने चेंज लाया है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें। करेक्ट एंड कहते हैं ना 21 डेज डेवलप्स अ हैबिट। राइट हम 3 साल अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो उनकी डे टू डे लाइफ में रूटीन बन जाता है, करेक्ट डेली हैबिट्स में बन जाता है। स्कूल्स के कैलेंडर्स में वो इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स आने लगती हैं, वो डिस्कशन रूटीन में चलने लगते हैं, करेक्ट। तो फिर हैबिट बन जाती है। तो दिस एंड इज उस पूरे टाइम में हमारी टीम वहीं पे रहती है। हमारी टीम वहाँ रह नहीं सकती। हमारी टीम ऑन ग्राउंड सपोर्ट देती है, फील्ड विजिट्स पे रहती है, रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है। कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट मेजरिंग इम्पैक्ट यू आर जस्ट गेसिंग। यस एब्सोल्युटली। सो वी आर नॉट गेसिंग, वी आर मेजरिंग ऑल्सो। तो अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपकी टीम को ग्राउंड पे होना पड़ सकता है। और ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि आपको रोज जाना है, आपको हफ्ते में 1 दिन भी चले जाओगे और वो हफ्ते में वो टीचर्स या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं विद हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में वो अपने आप कर रहे होंगे प्रोग्राम। तो आप इन अ वे यू हैव स्टार्टेड टू डेवलप दैट हैंडिंग ओवर प्रोसेस फ्रॉम द डे 1। वो उनकी हैबिट बनती वो है। हैबिट बनती जाती है। करेक्ट। तो अभी जैसे वैसे तो बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं जो सरकार भी कराती है। बट आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट कि वो कितनी नीड बेस्ड है। उनके हैं 10 करानी है, वो 10 उनको करनी ही करनी है नो मैटर व्हाट। एग्जैक्टली। मगर वो नीड बेस्ड कितनी है, इफ दैट एक्चुअली वहाँ जरूरत भी है नहीं है। वो नीड बेस्ड है then it's fine, and that those are just the same trainings across। Correct. तो monotonous हो जाना, बोर हो जाना, then फिर वो एक बारी हैबिट बन गई, अब next what next, so it goes by that। राइट राइट राइट। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, पर्सनल स्टोरी। when I was long back again, my girls were like 4 and 5 years old, and मैंने 4 साल का जॉब से ब्रेक लिया। I was working in the corporates that time। अच्छी पोजीशन थी, गुड डेजिग्नेशन, अच्छा खासा ठीक था, बट आई वांटेड टू गिव टाइम टू गर्ल्स। मैं चाहती थी कि पहले ये लोग मेन स्ट्रीम स्कूल में, प्ले स्कूल से मेन स्कूल में आ जाएं तो मैं फिर जॉब पे जाऊं। ओके। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स आफ्टर 4 years। मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही थी, जबकि मेरा कॉर्पोरेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मुझे मिली जॉब एक रिसेप्शनिस्ट की, एंड आई टुक दैट जॉब। मुझे लगा कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। वो ट्रांजिशन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अच्छी पोजीशन से सीधा इस पे। कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना था। तो वो है ना, रीस्टार्ट करने के लिए डोंट गिव अप। तो अगर आप वहाँ पे क्या हुआ, बट 4 महीने के अंदर मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। वाओ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगेन डोंट गिव अप वाली बात, हर क्राइसिस सिचुएशन में भी आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको मिल जाती है या मिल सकती है या मिलेगी ही, बट कोशिश तो करनी चाहिए। एग्जैक्टली। मेक इफ यू हैव द राइट इंटेंट, इफ यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, देन यू विल डेफिनेटली रीच वेयर यू बिलोंग। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहूँगी कि मैं वहाँ पे पहुँच गई, मुझे उसके बाद इतनी खुशी हुई कि हाँ ये काम है। तो मुझे, और आई एम ट्राइंग टू से अगेन डोंट गिव अप। और ये मैं इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स। ये लोग बहुत जल्दी मतलब आशा खो देते हैं, होप खो देते हैं, तो डोंट लूज होप। इफ़ यू बिलोंग यू विल डेफिनेटली रीच देयर, बट कीप योर हार्ड वर्क। ये हाथ में चल के नहीं आएगा आपके पास, वो कुछ नहीं आता। थाली में सज के खाना नहीं आएगा जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे। करेक्ट करेक्ट। So that's one story I wanted to share with you on my personal side। एंड सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? मतलब जब लाइफ चेंज होती है, किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, लाइफ चेंज होती है, वो किस तरीके से आप देखते हो?
सी मेरा पर्सनल व्यू में तो बहुत सारे मापदंड है सो कॉल्ड टू सी द सोशल चेंज, बट जनरली सेक्टर में हम लोग मेजर करते हैं इम्पैक्ट को, राइट? अगेन जो मैंने पहले भी कहा था, if you are not measuring numbers or if you are not measuring at all, then you are just guessing what you are doing. Exactly. And how will you learn from the ground? आपको ग्राउंड से सीखने का मौका तब मिलेगा जब आप वहाँ मेजरमेंट के लिए या मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन के लिए जाओगे। तो वो एक है, बट वो नंबर्स, वो कितने बेनिफिशियरीज इम्पैक्ट किए, कितने बच्चों का एनीमिया कम हुआ, कितने स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, कितने की वर्कशॉप्स की, कितने टीचर्स की वर्कशॉप की, कितने क्या किया, वो एक अलग मेजरमेंट का मापदंड है। बट फॉर मी एंड फॉर अस एज टीसी आई विल से हमारे लिए वो स्टोरीज बहुत मैटर करती हैं। जब